हाय अगेन, मेरा नाम है अंशिका। पिछली बार हमने डिफरेंस BCE, CE, BC और AD के बारे में थोड़ा कुछ जाना था एंड आई होप आप लोगों ने वो वीडियो देखी होगी। मैं यहाँ पे आपके लिए जितनी भी जो भी पढ़ाई की कॉन्सेप्ट हैं, बी इट हिस्ट्री, बी इट पॉलिटिकल साइंस, बी इट सोशोलॉजी, बी इट एनी सब्जेक्ट, मैं उनको आपके लिए उन सारे जितने भी टॉपिक्स हैं पॉसिबल जो मुझे पता है, जो मेरी नॉलेज में है, मैं उनको आसान करने के लिए आई। शुरू करते हैं आज के हमारे दूसरे टॉपिक से, जो कि है वर्ल्ड वॉर 1। देखिए, पहला विश्व युद्ध हमारे इस संसार का बहुत ही बड़ा खतरनाक विश्व युद्ध था। इस विश्व युद्ध के कारणों को आज भी लोग थोड़ा समझने में चूकते हैं। कुछ लोग को आज भी कंफ्यूजन है कि इसके कारण क्या रहे, क्यों पहला विश्व युद्ध हुआ, इस ऐसा क्या होना शुरू हो गया कि वर्ल्ड वॉर ही हो गया, कि सारी कंट्रीज ही इन्वॉल्व हो गई एक दूसरे में। देखिए, ये सब जानने से पहले हमें वर्ल्ड वॉर 1 की हिस्ट्री, मतलब थोड़ा सा वर्ल्ड वॉर स्टार्ट होने से पहले का वक्त जानना बहुत जरूरी है। देखिए, पहला विश्व युद्ध में 1.7 करोड़ से ज्यादा लोग मरे थे। उस वक्त लोगों को ये लगता था कि ऐसा युद्ध कभी भी आगे जाके शायद ही होगा, लेकिन 20 साल बाद ही 1939 में 1 सितंबर वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट हो गया। खैर, उसके अगले वीडियो में बात करेंगे। तो वर्ल्ड वॉर 1 जो हमारा शुरू हुआ था, वो शुरू हुआ था 1914 में। 1914 से लेके 1918 तक हमारा पहला विश्व युद्ध चला था। इसमें स्पेन, फ्रांस, US, रशिया जैसे कंट्रीज शामिल थे, ब्रिटेन जैसे कंट्रीज शामिल थे। वर्ल्ड वॉर 1 को, पहले विश्व युद्ध को, पहले द ग्रेट वॉर, द ग्लोबल वॉर और वॉर टू एंड ऑल वॉर के नाम से भी जाना जाता था, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि किसी को लगा ही नहीं था ऐसा कोई होगा दूसरा विश्व युद्ध, लेकिन वो हुआ। तो उसका नाम पढ़ के, वर्ल्ड वॉर 2 पढ़ के, इसका नाम वर्ल्ड वॉर 1 हो गया। देखिए, 19th सेंचुरी की शुरुआती दौर से ही वेस्टर्न कंट्रीज सिविलाइजेशन के मामले में काफी आगे जा रही थी। इसके कारण न्यू इन्वेंशंस, मिलिट्री टेक्नोलॉजी, एयरक्राफ्ट, फैशन जैसे कारण रहे हैं। और मेरे ओपिनियन में दूसरा बड़ा कारण था कंट्रीज के बीच की दोस्ती, जिसको हम अपने पढ़ाई के एजुकेशनल टर्म्स में ट्रीटीज बोलते हैं। वेस्टर्न कंट्रीज एक दूसरे में अलायंस बना रही थी, ट्रीटीज बना रही थी कि भाई आप पे कोई हमला हो तो हम आपकी मदद करेंगे, हम पे कोई हमला हो तो आप हमारी मदद कीजिएगा। तीसरा, फ्रांस अल्जैक लोरेन करके एक एरिया था, जिसे वो जर्मनी के साथ एक बड़े ही ह्यूमिलेटिंग वॉर में हार गया था और फ्रांस को वो रिकैप्चर करना था। लेकिन जर्मनी अपने कोई भी रीजन्स क्यों छोड़ता, जितने उसके पास रीजन्स उसने लिए हुए थे वो क्यों छोड़े, पावर कोई क्यों छोड़ेगा। और दूसरी ही साइड ग्रेट ब्रिटेन अपनी नेवल फोर्सेस को खूब मॉडर्नाइज और पावरफुल करने में जुटा हुआ था। देखिए, बल्कन नेशंस जैसे कि बल्गेरिया 1908 में, रोमानिया 1881 में और अर्मेनिया 1912 में आजादी ले चुके थे। और इस आजादी का कारण था उनमें जो नेशनलिज्म की भावना थी, और यही वेव ऑफ नेशनलिज्म बाकी के देशों में भी काफी तेजी से स्प्रेड हो रही थी। इन्हीं सब कारणों की वजह से, इन्हीं सब छोटी छोटी चिंगारियों की वजह से यूरोप का जो एक सिस्टम था वो बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब हो चुका था। कंट्रीज एक दूसरे में अलायंस बना रही थी, नेशनलिज्म की वेव बहुत ज्यादा बढ़ रही थी। लोग, कंट्रीज अपनी अपनी मिलिट्री, अपने अपने टेक्नोलॉजी सब बहुत एडवांस करने में जुटे हुए थे। और इसी के साथ ही पूरी दुनिया 2 पावर्स में बट गई। पहली अलाइड पावर्स, दूसरी सेंट्रल पावर्स। देखिए, पहले अलाइड पावर्स में USA, जापान, ब्रिटेन, फ्रांस और रशिया जैसे देश शामिल थे। USA काफी थोड़े टाइम बाद जाके अलाइड पावर्स से ज्वाइन हुआ था 1917 में। फिर अगर हम सेंट्रल पावर्स की बात करें तो इसमें ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर, जर्मनी और टर्की जैसे देश शामिल थे। ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर को पहले
हैब्सबर्ग डायनेस्टी के नाम से भी जाना जाता था। जर्मनी और टर्की ऑटोमन एम्पायर के पार्ट हुआ करते थे। देखिए, ये तो हमने समझ लिया बैकड्रॉप, यानी कि चिंगारियां, कि छोटी छोटी जो इश्यूज जो राइज हो रहे थे, जो कहीं ना कहीं लीड कर रहे थे वॉर को, उसके बारे में हमने देखा। अब हम देखते हैं कॉजेस ऑफ वॉर। देखिए, 4 मेन रीजन है वॉर के होने के। पहला मिलिट्रिज्म, दूसरा अलायंस सिस्टम, तीसरा इंपेरियलिज्म, चौथा नेशनलिज्म। एक एक करके हम देखेंगे। पहला मिलिट्रिज्म। देखिए, कंट्रीज के बीच में हर तरीके के कंपटीशन चल रहे थे, जैसे आर्म्स रेस है ना, मशीन गन्स, टैंक्स, नेवल फोर्सेस, ह्यूज आर्मीज को बिल्डअप करना, ये सारे कारण जो थे चल रहे थे मिलिट्री। देखिए, द मिलिट्रिज्म इन यूरोप was supported by increasing military weapons production in 3 major countries, US, ब्रिटेन एंड जर्मनी। और जर्मनी में तो काफी ज्यादा, जर्मनी में इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्सेस बनाए गए थे जहां पे ये वेपन्स की प्रोडक्शन होती थी। दूसरा अलायंस सिस्टम। देखिए, मैंने जैसे बताया शुरू में 19th सेंचुरी की शुरुआती दौर से ही वेस्टर्न कंट्रीज एक दूसरे में अलायंस बना रही थी। इसका उदाहरण द 1882 का ट्रिपल अलायंस, जिसमें जर्मनी, इटली और ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर शामिल थे। इसी के तरह 1904 1904 टांट कोडेल करके अलायंस बनाई गई ब्रिटेन और फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन और फ्रांस के द्वारा। बाद में 1907 में जाके रशिया इसमें शामिल हो गई, जहां पे आंटान कोडियाल से ट्रिपल आंटान इसका नाम पड़ गया। थर्ड, इंपीरियलिज्म। इंपीरियलिज्म का अर्थ क्या है, उसका मीनिंग क्या है? बहुत ही आसान भाषा में, इंपीरियलिज्म का मतलब है द रेस टू एक्सपांड देयर रेस्पेक्टिव डोमेन्स ऑफ पावर। हर कंट्री अपने आप को पावरफुल बनाने में, अपनी कॉलोनीज को एक्सपांड करके उनको पावरफुल बनाने में लगी हुई थी। और इसी का उदाहरण, इतनी ज्यादा होड़ थी अफ्रीका को कॉलोनाइज करने की कंट्रीज के बीच में कि हिस्टोरियंस ने उसको एक टर्म, उसको एक नाम भी दिया, स्क्रैम्बल फॉर अफ्रीका। देखिए, अफ्रीका के पीछे पड़ने के कारण काफी थे। अफ्रीका एक अनएक्सप्लोर्ड कॉन्टिनेंट था, इसमें चीप लेबर था, इसमें डायमंड माइंस थी, जिसने कंट्रीज, बाकी जो पावरफुल कंट्रीज थी, उनका अटेंशन ले लिया, और जिसकी वजह से उन्होंने रेस लगा दी कि भाई कौन पहले उसको कॉलोनाइज करेगा। और इसी चीज को लेके इतनी हबड़ी तबड़ी मच गई कि कौन सी कंट्री पहले कॉलोनाइज करेगी अफ्रीका को। ये भी कारण बन गया कि वॉर जैसी सिचुएशन अराइज होनी शुरू हो गई। चौथा, नेशनलिज्म। देखिए, नेशनलिज्म के बारे में मैंने आपको 19th सेंचुरी के बारे में बताया कि उस वक्त इतनी ज्यादा वेव ऑफ नेशनलिज्म इतनी स्प्रेड हो चुकी थी। बाल्कन नेशंस में जो इंडिपेंडेंस उनको मिली, बाल्कन नेशन में इंडिपेंडेंस बाकी नेशंस में मिली, वहां पे जब वो उनको जब वो उनकी वॉर्स होती थी इंडिपेंडेंस को लेके, वो अपने प्री इंडिपेंडेंस के वॉर को बोलते थे ग्लोरी ऑफ वॉर। ग्लोरी ऑफ वॉर इसलिए बोलते थे क्योंकि वो यही सोचते थे कि ये आखिरी वॉर है, इसके बाद सिर्फ आज़ादी है, इसके बाद और कुछ नहीं होगा, सिर्फ आज़ादी ही मिलेगी। और जैसे कि मैंने आपको बाल्कन नेशंस के बारे में अभी भी बोला, ये जो नेशनलिज्म था ना, ये बहुत ज़्यादा पीक पे था बाल्टिक नेशंस में। ये तो हमारे 4 मेन रीजंस हो गए। आई होप आपको समझ में आया हो। बाकी जो अदर रीजंस थे वर्ल्ड वॉर 1 के होने के, उनमें से एक था रशिया और ऑटोमन एम्पायर के बीच की झगड़। वो झगड़ थी स्ट्रेट ऑफ डार्डेनलिस की। देखिए, ये जो स्ट्रेट है ना, स्ट्रेट ऑफ डार्डेनलिस, ये स्ट्रेट एगन सी और सी ऑफ मारमरा को कनेक्ट करता है। ये जो स्ट्रेट थी ना, इट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द व्यू ऑफ गेटवे ऑफ मेडिटेरियन ओशन। बहुत ही अहमियत रखती थी रशिया जैसी देशों के लिए। अब हम देखते हैं इमीडिएट कॉज। ये जो मैंने बताया, ये तो छोटे छोटे रीजंस, कारण थे, चिंगारियां थी। अभी जो बड़ी चिंगारी जो भड़क के बिल्कुल ही आग लग गई और हर जगह फैल गई, वो हम देखते हैं। अभी जो मैं एक स्टेटमेंट बोलने वाली हूँ, उसको ध्यान से सुनिएगा। इस एक कारण की वजह से पहला विश्व युद्ध शुरू हो गया था। उसके बाद कोई इफ्स और बट्स नहीं थे कंट्रीज के बीच में।
ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर के प्रिंस आर्चड्यूक फ्रांस फर्डिनांड और उनकी पत्नी का असैसिनेशन हुआ। देखिए, ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर जो था वो रशिया के बाद यूरोप का दूसरा सबसे बड़ा देश था। अगर मैं ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर के मेंबर स्टेट्स के बारे में बात करूं एग्जाम्पल के तौर पे, तो जैसे हो गया इटली, ऑस्ट्रिया, बोस्निया हर्जेगोविना, पोलैंड, ऐसे सारे जो देश थे वो ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर के पार्ट रहे। देखिए, आर्चड्यूक और उनकी जो पत्नी थी जिनका नाम था सराइवो, वो ट्रैवल कर रहे थे बोस्निया हर्जेगोविना में 28 जून 1914 को। देखिए, जिस इंसान ने ये असैसिनेशन किया था आर्चड्यूक और उनकी पत्नी का, उसका नाम था गैब्रिलो प्रिंसेप, बोस्निया से थे वो। He was a member of a group called Black Hand. देखिए, उस वक्त ये पता नहीं चल पाता है कि असैसिनेशन के पीछे कौन था। तो ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर को लग रहा था कि सर्बिया इस हत्या के पीछे है, और वो उनको इसलिए ऐसा लग रहा था क्योंकि गैब्रिलो जिस ग्रुप से थे जिसका नाम था द ब्लैक हैंड, उसका जो बेस था वो सर्बिया में था। देखिए, ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर ने जर्मनी को कहा उन्हें पूरा विश्वास है कि सर्बिया ही इस असैसिनेशन के पीछे है और कि वो एक फुल ऑन अटैक वॉर डिक्लेयर करने वाले हैं सर्बिया पे। और जर्मनी ने ना नहीं कहा, बल्कि पूरा सपोर्ट किया। जी, आप जाइए, हम आपके पीछे हैं। इसी तरह से देखो, ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर ने पूरा फुल ऑन वॉर डिक्लेयर करने से पहले एक बहुत ही ह्यूमिलेटिंग अग्रीमेंट सर्बिया के साथ साइन करने के लिए कहा, लेकिन सर्बिया नहीं माना कि हमने जब कुछ किया ही नहीं है तो हम ये अग्रीमेंट क्यों साइन करें। इसी चीज की वजह से जब ये चीज हो गई कि सर्बिया ने जब मना कर दिया कि वो ह्यूमिलेटिंग एग्रीमेंट साइन नहीं करेंगे, तभी के तभी ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर ने सर्बिया के ऊपर वॉर डिक्लेयर कर दिया। अब एक और बात आती है यहाँ पे कि असली गुनहगार कौन था, किसको ब्लेम किया जाए कि पहला विश्व युद्ध शुरू हुआ। काफी हिस्टोरियंस बोलते हैं या काफी लोग कहते हैं कि ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर को ब्लेम करना चाहिए, क्योंकि जो पहला अग्रेसर था वो ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर था। बिना किसी सबूत के उन्होंने सर्बिया वॉर डिक्लेयर कर दिया। और दूसरी ही जगह पे रशिया को ब्लेम किया जा रहा था कि उन्होंने फुल ब्लोन ट्रूप्स मोबिलाइजेशन करना हर कंट्री में स्टार्ट कर दिया था। ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर और रशिया के बाद जर्मनी को ब्लेम किया गया कि जर्मनी ने एक बार भी ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर को सोचने समझने के लिए नहीं कहा, उनको पूरा उनका साथ दिया, उन्हें बिल्कुल नहीं रोका। दूसरी ही जगह ग्रेट ब्रिटेन जो था वो फुली सपोर्ट कर रहा था फ्रांस को उनकी हर चीज में, लेकिन जो ग्रेट ब्रिटेन था ना, पहले वो इस वॉर को लेके इतना श्योर नहीं था, बहुत अनक्लियर था, तब तक वो इन्वॉल्व हुआ भी नहीं था। देखिए, उस वक्त सभी को ये चीज लगी थी कि बाल्कन वॉर्स जो चल रहे थे या जो हो गए थे, जिनकी वजह से एक वेव ऑफ नेशनलिज्म भी बाकी सारी कंट्रीज में फैला था, उनको लग रहा था कि अगर ये लोकलाइज रह गए तो क्या पता ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर और सर्बिया के बीच में जो वॉर हुआ है ये भी लोकलाइज रहे, ये वर्ल्ड वाइड ना हो। बट ऐसा नहीं हुआ, वर्ल्ड वाइड हो गया, वर्ल्ड वॉर हो गया। अब इसका एस्केलेशन जो हुआ, बढ़ावा जो वॉर को मिला, उसके कारण देख ले। पहला रीजन अलायंस सिस्टम। मैंने पहले भी कहा था कि जो अलायंस सिस्टम देशों के बीच में जो अलायंस सिस्टम बन रही थी, उसकी वजह से भी वो भी बहुत मेजरली इसका कारण रहा है पहले विश्व युद्ध का। देखिए, अमेरिकन डिप्लोमेट और हिस्टोरियन जॉर्ज कैनन का ये मानना था कि जो 1894 में अलायंस सिस्टम फ्रांस और रशिया के बीच में बना था, वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना थी, जहां उन्होंने यूरोप की तकदीर सील की थी। देशों के बीच में जो अलायंस बन रही थी, उसकी वजह से म्यूचुअल सस्पिशन भी बहुत ज्यादा देशों के बीच में बढ़ रहा था, जिसकी वजह से भी वॉर टेंडेंसी काफी ज्यादा बढ़ रही थी। एस्केलेशन ऑफ वॉर ज्यादा वहां से शुरू हो रही थी। दूसरा, मैंने आपको शुरुआत में ही बताया कि ग्रेट ब्रिटेन अपनी नेवल फोर्सेस को मॉडर्नाइज और बहुत पावरफुल बनाना चाह रहा था, बनाया भी। जर्मनी इस चीज को लेके बहुत ही ज्यादा अपसेट था, उसे भी अपनी नेवल फोर्सेस पावरफुल बनानी थी और उसको किसी और को, ऑब्वियसली हर कंट्री, इवन ग्रेट ब्रिटेन, जर्मनी, बोथ वर फाइटिंग ऑन दिस मैटर, ऑन नेवल फोर्सेस, ऑन मॉडर्नाइजिंग, ऑन मेकिंग पावरफुल। दूसरा रीजन, देखिए, मैंने शुरुआत में ही बताया था कि ग्रेट ब्रिटेन अपनी नेवल फोर्सेस को बहुत ही मॉडर्नाइज और पावरफुल कर रहा है। जर्मनी ने ये चीज देखी और जर्मनी को भी यही चाहिए था, क्योंकि जर्मनी ये मानता था कि एक बहुत ही सक्सेसफुल और पावरफुल एम्पायर खड़ा करने के लिए एक सी पावर होना बहुत
बहुत ज़रूरी है। 1906 में ड्रेडनॉट बैटलशिप हुई थी। इस बैटलशिप को दुनिया का सबसे एडवांस बैटलशिप कहा जाता है। 1914 तक आते आते सारी ही कंट्रीज, मोस्टली, सारे नहीं बोलेंगे, मोस्टली कंट्री जो पावरफुल कंट्रीज थी, उन्होंने अपनी अपनी नेवल फोर्सेस को बहुत ज़्यादा एडवांस कर दिया था, बहुत ज़्यादा पावरफुल बना दिया था, और सभी के पास नेवल शिप्स थी, सभी के पास अपनी अच्छी तरीके से नेवल फोर्सेस। देखिए, थर्ड रीज़न था इकोनॉमिक मास्टरी। करेक्ट, इकोनॉमिक मास्टरी। बताती हूँ कैसे। जर्मन के बिजनेसमैन और कैपिटलिस्ट ग्रेट ब्रिटेन के साथ एक बहुत बड़ा वॉर करना चाहते थे। जो मार्क्सिस्ट हिस्टोरियंस थे वो ग्रेट ब्रिटेन के कैपिटलिस्ट को काफी ज्यादा ब्लेम कर रहे थे इस वॉर के एस्केलेशन के लिए। देखिए, अकॉर्डिंग टू जेरहार्ड रिटर, एक हिस्टोरियन, उनके हिसाब से 1905 से लेकर 1906 तक जो द श्लिफन प्लान था वो बहुत ही एक्सट्रीमली रिस्की था। देखिए, इस प्लान के मुताबिक ये ऑब्वियसली लैंग्वेज से आप समझ सकते हैं ये जर्मन प्लान था। इस प्लान के हिसाब से, इस प्लान के मुताबिक जर्मन चाहता था कि वो रशिया और फ्रांस को एक ही साथ डिफीट करे, क्योंकि हर कंट्री को, एवरी कंट्री वांटेड ए वर्ल्ड पावर। वर्ल्ड वॉर 2 में हमने देखा ही जर्मनी ने क्या किया, बट वर्ल्ड वॉर 1 की बात कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा, जर्मनी ने कहा, चाहे इसका कोई भी आउटकम हो, हम लोग सहने के लिए तैयार हैं, बट दे वांटेड टू डिफीट बोथ फ्रांस एंड रशिया टुगेदर। चौथा रीजन है मिसकैलकुलेशन। करेक्ट, मिसकैलकुलेशन। सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण मिसकैलकुलेशन जो हुआ है वो ऑस्ट्रेलिया का था। ऑस्ट्रेलिया ने ये सोचा कि रशिया सर्बिया को कभी सपोर्ट नहीं करेगा, बट दे डिड। देखिए, दूसरा रीजन था जर्मनी का अनकंडीशनल सपोर्ट ऑस्ट्रिया के साथ, जो कि एक अजम्पशन के साथ आया था। वो अजम्पशन ये था कि एक महज मोबिलाइजेशन कोई वॉर क्यों एस्केलेट करे। जितने भी देशों के मिलिट्री जनरल्स थे या उनके लीडर्स थे, उन्होंने ये सोचा कि एक जल्द जीत पाने के लिए उनको फुल ब्लोन फोर्स के साथ हर किसी को अटैक करना पड़ेगा, बट ये गलत साबित। ये सारी मिसकैलकुलेशन इस हद तक पहुंच गई थी जहां पे ऑस्ट्रेलियन हिस्टोरियन LCF टर्नर ने इस वर्ल्ड वॉर 1 को एक और नाम दे दिया, A tragedy of miscalculation. In conclusion, हम ये कह सकते हैं कि वर्ल्ड वॉर 1 के कई रीजन थे। सबसे बड़ा रीजन था कंट्रीज के द्वारा ज्यादा से ज्यादा टेरिटरीज को कैप्चर करना और अपनी पावर का प्रदर्शन करना, और मिलिट्री रेस तो थी ही, किसकी मिलिट्री कितनी पावरफुल है। रेशियल सुप्रीमेसी भी देखने को मिल रहा था वर्ल्ड वॉर 1 में, और लीडर्स ने इस चीज का काफी फायदा उठाया और बहुत ही गलत तरीके से सभी के साथ व्यवहार किया। 1918 में जो स्पेनिश फ्लू आया था, उसका जो पूरी दुनिया में स्प्रेड होना था वो वर्ल्ड वॉर 1 की वजह से ही हुआ, और इस स्पेनिश फ्लू की वजह से, जानते हो, 20 से लेके 25 मिलियन लोगों ने अपनी जान गंवाई। काफी सारी मिलिट्री टेक्नोलॉजीज भी इंट्रोड्यूस कर दी गई थी वर्ल्ड वॉर 1 के खत्म होने तक। टैंक्स हो गए, मशीन गन्स हो गए, एरियल कॉम्बैट हो गया, रेडियो कम्युनिकेशन भी इसी दौरान, वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान ही इंट्रोड्यूस हुआ। सो आई होप आपको मेरी तरफ से वर्ल्ड वॉर 1 की जो पूरी घटना थी वो क्लियर हुई होगी। आपको अगर किसी और दूसरे टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो प्लीज़ मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक यू।